हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये इसके बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ने से पहले एक बात आप यहाँ पे ध्यान दो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें एक वर्ड है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव आखिर क्या होता है? कोऑपरेशन क्या है? कोऑपरेशन का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के हेल्प, एक दूसरे का हेल्प। ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बना है, बल्कि किस लिए बना है? तो उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उस मेंबर्स के कोऑपरेशन या हेल्प के लिए ये बना है, कि एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए बना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलेंट्री का मतलब क्या हो जाता है? वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग ज्वाइन करेंगे वो अपनी इच्छा से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी इच्छा से वो क्या कर सकते हैं, छोड़ के भी जा सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली ऑन देयर ओन सेक। ठीक है। ऑफ मॉडरेट मीन्स यानी कि जिनके पास ज़्यादा फंड नहीं है। ठीक है। जिनके पास ज़्यादा फंड नहीं होता है, ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, उनका जो मीन्स ऑफ अर्निंग है वो लिमिटेड है, इसीलिए इन्हें मॉडरेट मीन्स कहा गया। हु यूनाइट टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखो क्या यहाँ पे बोला गया कि ये इसलिए फॉर्म किया जा रहा है कि ये इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। किस तरह से प्रोटेक्शन? तो फाइनेंस वाइज इन्हें प्रोटेक्शन, या इनका अलग अलग नीड हो सकता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन। प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो इनका अर्निंग इंटरेस्ट है उसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बनाया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। यहाँ पे अब क्या बोला गया, जैसे इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़ा, उसमें एक सोल प्रोप्राइटरशिप था जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था। सेकंड हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आपको करवाना पड़ता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, और वहाँ पे भी वो गवर्न होगा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली। कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी रजिस्टर करना कंपलसरी है। किसके अंडर? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये याद रखना है। इसका एमसीक्यू बेस्ड में क्वेश्चन आ सकता है, और अपने सब्जेक्टिव आंसर्स में भी आप इस तरह का यूज़ करोगे, एक्ट का यूज़ करोगे, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1912 के अंडर इसे रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। The cooperative society is compulsorily required to be registered under the Cooperative Societies or under the State Cooperative Societies Act। तो बहुत सारे स्टेट के अपने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट भी होते हैं, तो किसी के भी अंडर रजिस्टर करवाया जा सकता है, आइदर 1912 के अंदर या फिर कोई स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे देखो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड चेन्नई हैव देयर ओन सोसाइटीज़ एक्ट। इनका अपना खुद का सोसाइटीज़ एक्ट है, तो उसके अंडर यहाँ के लोग रजिस्टर करवा सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या है, द इंडियन Cooperative Societies Act 1912 defined cooperative societies as a society which has its objective for promotion of economic interest of its member in accordance with the cooperative principles। अब देखो इसमें स्टार्टिंग से हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए ये बनाया गया। तो अब जैसे कॉमन इंटरेस्ट के लोग हैं, कुछ लोग कॉमन इंटरेस्ट के हैं, सपोज कंज्यूमर हैं या फिर सपोज फार्मर्स हैं, इनका कुछ कॉमन प्रॉब्लम है। अब ये कॉमन प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें, कॉमन प्रॉब्लम जैसे फार्मर का रखते हैं, तो कॉमन प्रॉब्लम है कि अधिकतर फार्मर के पास, यहाँ पे बोला गया ना मॉडरेट मीन्स के साथ जो मेंबर्स हैं, तो इनके पास उतना ज़्यादा लैंड भी नहीं है, छोटा सा लैंड है, इन्हें खेती भी करनी है। अब इसके लिए इन्हें क्या चाहिए, फर्टिलाइज़र्स चाहिए होगा, इनको और क्या चाहिए होगा, तो फर्टिलाइज़र्स के साथ इन्हें ट्रैक्टर्स और भी इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे। तो अकेला अकेला अगर ये पर्सन रहेगा सिंगल सिंगल, तो ये क्या कर सकता है, उतना ज़्यादा चीज़ों को अवेल नहीं कर सकता है, और इनका कॉस्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर ये लोग मिल जाते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी
फॉर्म कर लेते हैं। तो मिल के ये लोग क्या किए, फॉर्म कर लिए और उसके अकॉर्डिंगली फंड एलोकेट हो रहा है, फंड आएगा, उसके अकॉर्डिंगली वो बिज़नेस अब आगे एक तरह काइंड ऑफ वो बिज़नेस हो गया, लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया है, तो वो अपने मेंबर्स के हेल्प के लिए बनाया गया है। तो ऑब्वियसली इसका भी अकाउंटिंग होगा, तो इसमें प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, यहाँ पे वर्ड सरप्लस यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सरप्लस वर्ड यूज़ किया जाता है प्रॉफिट के बजाय। प्रॉफिट हो गया ऐसा बिजनेस जो सोली प्रॉफिट के लिए बना है ना। और यहाँ ये हो गया कि सर्विस के लिए बना है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस लिए बना है, सर्विस। सर्विस किसको, तो अपने मेंबर्स को। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इंडियन कॉफ़ी हाउस हो गया, मदर डेयरी हो गया, श्री महिला गृह उद्योग, लिज्जत पापड़। अब देखो लिज्जत पापड़ बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ यहाँ पे ही एक जगह पे कुछ वुमेन मिल के ये स्टार्ट किए थे ये लोग। ठीक है, तो ये लोग स्टार्ट की थी और आज के डेट में ये बहुत फेमस है। मे बी आपके घर में भी जो ये पापड़ यूज़ हो रहा हो वो हो सकता है लिज्जत पापड़ ही हो। तो ये इतना आज के डेट में फेमस हो चुका है। और इसका एक ये भी खासियत है कि अधिकतर जो वर्कर्स है वो वुमेन है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। और यहाँ पे हम लोग देखें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्होंने फॉर्म किया, और पूरा नाम यहाँ पे श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ है। ठीक है, तो इससे रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। नेक्स्ट इसमें और एग्जांपल है, जैसे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो अभी जैसे हम लोग फार्मर्स का एग्जांपल ले रहे थे, तो यहाँ पे वो सभी भी आ जाएंगे। इंडियन एयरलाइंस कार्गो लिमिटेड, ये हो गए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, फॉर्मेशन के बारे में। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड विथ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स, 10 इंडिविजुअल्स। तो सबसे पहला ये ध्यान में रखना है कि इसमें इसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 लोगों का होना ज़रूरी है। 10 पीपल्स आर रिक्वायर्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी टू द सोसाइटी। अब देखो, जो हम लोग स्टार्टिंग से अकाउंट्स में भी मैंने आपको पढ़ाया, अकाउंट्स में भी मैंने आपको बताया क्या, कि एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर और जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस एंड बिजनेस मैन बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये कब हो पाता है, ये जब ये बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, जब ये बिजनेस को रजिस्टर किया जाएगा, तो अब इसका अपना इंडिविजुअलिटी हो जाता है, ये एक अलग एंटिटी बन जाता है। एंटिटी का मतलब अलग पर्सन बन जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक अलग पहचान मिलता है। नेक्स्ट है, कैपिटल इज रेज्ड अमंग द मेंबर्स थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। यानी यहाँ पे शेयर्स का मतलब क्या हो गया कि अब सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो कलेक्टिवली पैसे लगा रहे हैं, अपना अपना जो पैसा है वो लगा रहे हैं, तो कैपिटल उन्हीं के थ्रू रेज हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हमने पढ़ा। अब आते हैं हम लोग फीचर्स पे कि क्या क्या इसका फीचर्स है। देखो, सबसे पहला है वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब अपनी इच्छा से ये क्या हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फर्म, और अपनी इच्छा से ये जा भी सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन बाउंड्री नहीं है, और जाने के लिए प्रॉपर नोटिस दे के ही जाएंगे, इस तरह का होता है। ऐसा नहीं कि वो अगले दिन से आना ही बंद कर दें या जो भी। तो यहाँ पे क्या है कि कभी भी वो ज्वाइन कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, और कभी भी वो छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कोई भी यहाँ पे मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस। तो यहाँ पे अब लीगल स्टेटस इन्हें मिलता है जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और जैसे ही वो रजिस्टर हुआ वो फर्म, और वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो पूरा का पूरा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने नाम से जाना जाएगा। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल्स कुछ देखा, श्री महिला लिज्जत पापड़ है ना, गृह उद्योग लिज्जत पापड़, तो अब वो पूरा का पूरा एक सोसाइटी है, उसके जो मेंबर्स हैं वो अब अलग हैं और सोसाइटी अलग है। सोसाइटी अपने नाम से ऑपरेट करेगी। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये होना काफ़ी ज़रूरी था इसमें, क्योंकि सभी के पास मॉडरेट मीन्स है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी, जितने भी मेंबर्स होंगे उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होगा। इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब ये हो गया कि जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है उसके लिए ही लाइबल होंगे। 100 रुपये अगर कैपिटल लगाया है तो 100 रुपये के लिए ही लाइबल होंगे। अगर फर्म क्या हो जाता है किसी भी हाल में,
मान लेते हैं अगर डेट में है, कर्ज में है अगर कोई फर्म यानी ये सोसाइटी, तो वो क्या करेगा, अपने अपना उसके पास जो एसेट्स है उससे वो पैसे का इंतज़ाम करेगा, अदरवाइज जितना कैपिटल था उसका इस्तेमाल करेगा। ये लोग अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए लाइबल नहीं है, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी ये लोग नहीं लाएंगे, यानी जितना पैसा लगाया है उतने ही के लिए लाइबल है ये लोग। ये हो गया इसका लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो मैनेजमेंट कमिटी संभालती है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके साथ, वो भी बहुत कॉमन है, आप सभी कोई अगर यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो अब उसमें आप देखोगे कि गोकुल धाम सोसाइटी है, ठीक है। उसके उससे ये एग्जांपल्स मैं आगे भी लूँगा, उसका एग्जांपल आगे देखूँगा, आपको बताऊँगा अभी। तो अब यहाँ पे आप देखो क्या कि गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, वो हाउसिंग सोसाइटी ही है। अब ये सोसाइटी में एक कौन है, वहाँ का एक मेव सेक्रेटरी है, बीड़े, ठीक है। अब वो क्या हो गया, और उसमें कुछ मैनेजमेंट कमेटी भी हैं, जैसे वहाँ पे क्या हो गया, अय्यर हो गए और फिर पोपटलाल हो गए, ये सभी उस कमेटी के मेंबर हैं। तो वो मैनेजमेंट संभालते हैं और पूरा का पूरा सोसाइटी को ये कुछ मेंबर्स मिलके संभाल रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, यानी हर एक मेंबर, जब भी आपने देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, यानी सभी मेंबर्स का वहाँ पे सहमति जरूरी है। तो सभी मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है और वो वोट करते हैं कोई भी डिसीजन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से वोटिंग होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी। और मैनेजमेंट और कंट्रोल टोटली डेमोक्रेटिक है, यानी कि जिसको मैनेजमेंट दिया गया है वो अपना मनमाना कुछ भी नहीं कर सकता है। वो जब भी डिसीजन लेगा तो सभी मेंबर्स को वो साथ रख के ही लेगा और सभी मेंबर्स के सहमति से ही लेगा, और सभी मेंबर्स के पास एक वोट होते हैं, ठीक है। ये इसका कुछ फीचर्स हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फीचर है सर्विस मोटिव। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये जो फॉर्म हुआ ये किस चीज़ के लिए फॉर्म हुआ है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फॉर्म हुआ है। किसको, अपने मेंबर्स को। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट है बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंगली ये क्या होता है, रेगुलेट होता है, तो ये गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड है। गवर्नमेंट का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इन्हें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट के बजाय कौन सा वर्ड यूज़ होता है, सरप्लस। तो सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे सभी मेंबर्स ने यहाँ पे सभी मेंबर्स ने अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, और उससे जो भी सरप्लस आया, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेयरी वाला है, तो इससे इन्होंने क्या किया, सेल किया, और सेल से इन जो भी सरप्लस आया वो आपस में ये लोग बांट लेंगे अपने अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में, जितना जितना उन्होंने। यहाँ पे क्या हुआ है कि द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय मेंबर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स। अब ये भी है कि कहीं कहीं पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली भी होता है, और कहीं पे जो भी प्रॉफिट है, सरप्लस है, वो आपस में ये लोग अपने सहमति से इक्वली भी बांट लेते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस अपने मेंबर्स के ही बीच में होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका मेरिट्स क्या है। तो सबसे पहला मेरिट तो यही है, इजी फॉर्मेशन, फॉर्म करने से आसान है। 10 मेंबर चाहिए इसको फॉर्म करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन से ये तुरंत, कुछ रजिस्ट्रेशन से लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और उससे तुरंत ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो एक ये फ़ायदा है क्योंकि मॉडरेट मीन से ये लोग आ रहे हैं, तो लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है यहाँ पे, कि जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतने ही के लिए लाइबल है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप, स्टेबल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस स्टेबल है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्जिस्टेंस स्टेबल नहीं था, कि जो ओनर है उसका इनकैपेबिलिटी या डेथ, इन सभी के वजह से बिजनेस रुक भी सकता था, बंद भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी मेंबर कभी भी आ सकता है और जा सकता है, ठीक है, उसे छोड़ के। तो कंटिन्यूसली बने हुए रहते हैं, मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और जो मेंबर्स हैं वो कलेक्टिवली मिलके एक वहाँ पे मैनेजिंग कमेटी या सेक्रेटरी को वो क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, है ना। जैसे आपको भी मैंने एग्जांपल दिया क्या, गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो वहाँ पे भी क्या हो गया कि सभी लोगों ने एक पर्सन को चूज़ किया, एक सेक्रेटरी को चूज़ किया, और वो सेक्रेटरी उनके बिहाफ में डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस स्टेबल हो गया। ये किसी भी वजह से, जैसे डेथ हो गया, या इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ,
लग्जरी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर, किसी मेंबर के इनकैपेसिटी वगैरह से यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग होता है, इन्हें कॉस्ट में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अब जैसे आप देखो कॉस्ट में क्या बेनिफिट मिलता है इन्हें, तो एक मेंबर अगर कोई भी प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उसे ज़्यादा पैसे देने होंगे, वहीं पे अगर 10 लोग मिल के अगर खरीद रहे हैं, जैसे आप समझो कि आप अगर क्या करते हो कि आप लेते हो कितना कि 1 किलो आप आटा लेते हो सपोज, तो अगर आप सिर्फ 1 किलो आटा अगर ले रहे हो तो उसमें आपका पर यूनिट कॉस्टिंग ज़्यादा होगा। और अगर आप क्या करोगे, एक बोरा या मान लेते हैं 5 बोरे, आप इस तरह से आप ले रहे हो, पूरा पैकेट आप ले रहे हो, एक ही बार 25 किलो के जो पैकेट आते हैं आप वो ले रहे हो, तो उसमें आप देखोगे क्या कि उसमें पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, कम वहाँ पे आपका खर्च होता है। तो अब एक पर्सन उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इंडिविजुअली वो वीक था, लेकिन अगर इसी तरह से बहुत सारे लोग मिल गए और कैपिटल कंट्रीब्यूट किए तो कलेक्टिवली वो रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हैं और इसके वजह से उनका कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है, कॉस्ट कटिंग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट। तो क्योंकि लोग यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका मीन्स जो है वो काफ़ी मॉडरेट है, उनके पास उतना फंड्स का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट देती है। कैसे? तो लोन प्रोवाइड करके एट लोअर इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, कंसेशंस प्रोवाइड करती है, चार्जिंग लेस टैक्सेस, इनसे टैक्स कम लिया जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपना सपोर्ट दिखाती है। नेक्स्ट, सोशल यूटिलिटी। इट प्रमोट्स पर्सनल लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। मैंने अभी आपको बताया कि इसका मेन मोटिव सर्विस है, तो किसका सर्विस? तो अपने मेंबर्स का, यानी कि ये लोग मिलके जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अपने मेंबर्स के म्यूचुअल कोऑपरेशन, सहयोग, सहमति से ये क्या कर रहे हैं, चलते हैं, तो हेल्प करते हैं एक दूसरे का। तो इस तरह से सोशल यूटिलिटी की ये लोग एक सोसाइटी फॉर्म कर ली एक दूसरे के हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई इसमें। आगे आते हैं लिमिटेशंस। क्या क्या इसका लिमिटेशंस है? सबसे पहला लिमिटेशन, क्योंकि ये जो लोग हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं तो इनके पास फंड्स का प्रॉब्लम होता है, तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पैसे का इन्हें प्रॉब्लम है। सबसे पहला, गवर्नमेंट तो देती है लेकिन स्टार्टिंग में इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होता है, क्योंकि इनके पास जो पैसे का मीन्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, खुद से ही वो पैसा एक्वायर करते हैं या लोन ले सकते हैं। ठीक है, और कंपनीज वगैरह जैसा शेयर्स इशू करना है ना, या डिवेंचर्स इशू करना, उस तरह का यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह क्या होता है। फिलहाल आगे आगे बढ़ते हैं। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है। क्यों मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है? क्योंकि एक पर्सन हर एक फील्ड में एक तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, दूसरा कि इनके पास फंड्स भी उतना ज़्यादा नहीं होता है कि एक्सपर्ट को हायर कर सके। तो इस तरीके से इनएफिशिएंट होता है मैनेजमेंट। एक ही पर्सन हर एक चीज़ों को, प्रोडक्शन भी संभाल रहा है, मार्केटिंग भी संभाल रहा है, सेल्स भी संभाल रहा है, हर एक चीज़ ही संभाल रहा है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो मेंबर्स आर नॉट इंक्लाइन टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट एज देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं है एफर्ट और रिवॉर्ड में कि सभी मिलके काम कर रहे हैं, कितना हमारा बेनिफिट होगा, कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो इसके वजह से हमें क्या होता है, मोटिवेशन भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है, सरप्लस उस तरह का नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी आ जाती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी। तो लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या हो गया? इट्स अफेयर्स आर ओपनली डिस्कस्ड इन मीटिंग। तो मीटिंग्स में ये ओपनली डिस्कस किया जाता है, इनके जो भी अकाउंट्स होते हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है। ऑल्सो बाउंड बाय द डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। तो आप यहाँ पे देखो क्या हो गया कि इन्हें अकाउंट्स भी पब्लिश करने होते हैं, डिस्क्लोज करना होता है हर एक चीज़, तो सीक्रेसी नहीं है। और ऊपर से कोई भी मेंबर आ सकता है, कोई भी मेंबर जा सकता है कभी भी। तो एक जगह का जो सीक्रेट है, जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, वो दूसरी जगह जा सकती है, क्योंकि ओपनली डिस्कस किया जाता है इसे हर बार। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट से बना है। दूसरा, इसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, या आइदर वी कैन से वो पुअर हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि इनके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट को एंटर करना यहाँ पे ज़रूरी है।
और ये भी है कि कोई बड़े बड़े फर्म्स तो कहीं इसमें एंटर नहीं हो रहे हैं, तो और या कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी इनके अकाउंट्स को प्रॉपर ऑडिट करवाया जाता है और उसका जो कॉपी है वो सबमिट किया जाता है रजिस्ट्रार को। तो गवर्नमेंट अपना प्रॉपर रेगुलेशन लगाती है, कंट्रोल करती है इसे। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। तो मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, कम से कम 10 होंगे और 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्योंकि हर एक मेंबर के पास एक वोटिंग राइट होता है, वोटिंग पावर होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीजन को लेके कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका लिमिटेशंस। आगे एक टॉपिक इसका है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कितने तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं। सबसे पहला कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि हर एक मेंबर, हर एक ग्रुप का कुछ ना कुछ कॉमन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। उस कॉमन प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर हम बात करें तो कंज्यूमर का मेन प्रॉब्लम क्या है, मिडिल मैन है। कि अब मिडिल मैन क्या हो रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरर हुआ, उसके बाद प्रोड्यूसर हो जाता है, उसके बाद फिर रिटेलर्स हुए, उसके बाद कंज्यूमर आ रहा है। तो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में ये मिडिल मैन है। उसी बीच में और भी एजेंसीज हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो अगर प्रोडक्ट 100 रुपये का है, इन तक पहुँचते पहुँचते वो हो सकता है 200 का भी हो जाए। इस तरह का भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट मिडिल मैन। तो ये प्रॉब्लम इन्हें फेस करना पड़ता है, मिडिल मैन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या इन्हें पैसे का प्रॉब्लम है, तो ये सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं और मिल के वो डायरेक्ट या तो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट उनसे ही प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, कि मिडिल मैन हट जाए और पर यूनिट कॉस्ट का इन्हें फ़ायदा मिले। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्रोड्यूसर, यहाँ पे कौन से प्रोड्यूसर का बात किया गया, स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स का आप देखोगे कि उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि इन सभी चीज़ों में वो कलेक्ट वेरियस आइटम्स एंड प्रोडक्शन, फेस सम प्रॉब्लम इन मार्केटिंग। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को मार्केटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होता है, उन्हें रॉ मटेरियल परचेस करने में प्रॉब्लम होता है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में, क्योंकि छोटे प्रोड्यूसर हैं। तो छोटे प्रोड्यूसर उतना ज़्यादा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स या रॉ मटेरियल्स बल्क में नहीं परचेस कर सकते हैं, और इनके सामने कंपटीशन होता है बड़े बड़े फर्म्स का। ठीक है, आज के डेट में हर एक फील्ड में बड़े फर्म्स हैं। जैसे आप देखो कि नॉर्मल सा आचार का भी अगर हम बात करें, तो कोई छोटा अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसका कंपटीशन किसके साथ है, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है, जैसे लायंस है ना, नाइलॉन्स, इन सभी तरह की कंपनीज आ चुकी है मार्केट में, जिनका ये छोटा छोटा आइटम्स भी है, उस प्रोडक्ट में भी कंपटीशन आ गया है। तो ये स्मॉल प्रोड्यूसर अगर अकेले रहेंगे तो ये सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं और मिल के रॉ मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स ये सभी एक्वायर करते हैं और फिर आपस में ये लोग बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ताकि पर यूनिट कॉस्ट इनका क्या हो जाए, कम हो जाए। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ये था। नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव क्या है, मार्केटिंग होता क्या है। अब समझो कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, कि एक प्रोडक्ट जो है, जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो जो चीज़ें लग रही हैं, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन का बात कर लें, चाहे इसके पैकिंग का बात कर लें, चाहे मार्केटिंग रिसर्च का बात कर लें, चाहे वेयर हाउसिंग की स्टोरेज का बात कर लें, सभी चीज़ें इसमें आ गई। तो सेल कराने के लिए सभी, इस प्रोडक्ट का सेल कराने के लिए सभी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स को जो परफॉर्म करता है, सभी फंक्शंस को जो परफॉर्म करता है, उसे ही मार्केटिंग कहते हैं। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब छोटे प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्हें ये भी प्रॉब्लम होता है कि कैसे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें, कैसे उसे ग्रेड करें, कैसे उसे पैक करें। ठीक है, तो ये अब इनके पास फंड का भी क्योंकि दिक्कत है, तो ये क्या कर लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, कि फंड आ गया तो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, अपने अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं, यहाँ पे एक साथ वो यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे कम प्राइस में ये अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। तो मार्केटिंग जितना भी फंक्शन है वो ईजिली परफॉर्म हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के, फार्मर्स का मेन प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस किया। ये फार्मर्स का प्रॉब्लम क्या है, कि उन्हें क्वालिटी सीड्स परचेज करने हैं, फर्टिलाइजर्स परचेज करने हैं, मशीनरी चाहिए, अदर मॉडर्न टेक्निक्स के इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के लिए छोटे फार्मर्स के पास फंड का प्रॉब्लम है।
तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं। तो फार्मर्स द्वारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया जा रहा है उन्हें फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखें तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और एक है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे फंड्स का ज़रूरत है, लोगों को पैसे का ज़रूरत है। अब ये भी अगर बड़े बैंक से अगर बात कर ले या फिर आप कह लो कि मनी लेंडर्स वगैरह हो गए तो वो एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी करते हैं और इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेते हैं। तो अपने मेंबर्स के यानी कि उन्हें अगर पैसों का दिक्कत है, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लिया और जिस मेंबर को जब पैसों का ज़रूरत होता है तो इजी टर्म्स पे उसे क्या हो जाता है, लोन मिल जाता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो सभी लोग फंड भी लगाते हैं और जब भी जिसको ज़रूरत होता है फंड्स का वो यहाँ पे लोन ले सकता है और इंटरेस्ट रेट इसका काफ़ी कम होता है क्योंकि ये मेंबर्स के सर्विस के लिए ही बनाया गया है, उनके कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो अब जैसे देखो हम लोग किस चीज़ का बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे ना अभी गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो आप जब देखोगे उस सीरियल को, आप जब देखोगे उसका मेन गेट तो वहाँ पे ही लिखा हुआ रहता है कि गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो अब देखो हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे क्या है कि मेंबर्स को घर का प्रॉब्लम है कि घर चाहिए उन्हें, फंड कम है, तो अब कलेक्टिवली वो लोग पैसे इन्वेस्ट करके है ना और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वो लोग अक्वायर कर सकते हैं। अब पैसे कलेक्ट करके और वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर सकते हैं और फिर उनका पर्टिकुलर अपना अपना अकोमोडेशन होगा यानी कि घर होगा। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग इंस्टॉलमेंट रैदर देन लमसम इन्वेस्टमेंट। तो घर चाहिए उन्हें तो ये क्या कर सकते हैं, एक ही बार उन्हें फ़ंड देने का ज़रूरत नहीं है, वो क्या कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, अपने पैसों को चुका सकते हैं यानी कि घर खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से ये हाउसिंग सोसाइटी या और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फाइनली मतलब ये चैप्टर में ये टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।